टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इरिटेरिया का करंट अफेयर्स का मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और इसी कड़ी में आज हम लोग को 2024-25 में बने नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका देखना है। यहाँ पर लगभग एक सवाल तो पक्का रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटॉल के कौन बने हैं? डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं जी? डिटॉल के बन गए हैं धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन बनाया गया? तो अनिल कुंबले को बनाया गया। वन विभाग का राजदूत किनको बनाया गया है? अनिल कुंबले को बनाया गया। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑडी के नीरज चोपड़ा बन गए हैं। ऑडी के कौन है? नीरज चोपड़ा है ऑडी के। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत बन गई है। वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत हो गई है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ है मालदीव के। डिटॉल गदा सबको गंदगी को छक्के छुड़ाने वाले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग के कौन बन गए हैं? तो वन विभाग में क्या होता है? वन विभाग बैट कहाँ से बनता है? लकड़ी से बनता है ना जी। लकड़ी कहाँ से मिलता है? वन विभाग से मिलता है। तो वन विभाग के कौन बने हैं? अनिल कुंबले क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर के लिए इनको बैट चाहिए अनिल कुंबले जी को। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑडी मतलब कि समझ रहे हो कि सबसे बड़ा ब्रांड होता है ऑडी गाड़ी में, और सबसे नीरज चोपड़ा भी सबसे बड़े ब्रांड है आज के समय में। पैरा एथलेटिक्स में कौन बन गए? कंगना रनौत बन गए पैरा एथलेटिक्स के लिए। मालदीव की कौन बन गई है? कैटरीना कैफ बन गई हैं। फेडरल बैंक के कौन ब्रांड एम्बेसडर है? बैंक के कौन है? विद्या बालन। बैंक के कौन बन गए? फेडरल बैंक के कौन बन गए? विद्या बालन बन गई है। टाटा मोटर्स के कौन ब्रांड एम्बेसडर है? तो विक्की कौशल है। टाटा मोटर्स के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विक्की कौशल है। टाटा का जो CURV कर्व जो गाड़ी है, इसका ऐड में देखिएगा विक्की कौशल दिखाई दे रहे हैं अभी। तो गाड़ी में कौन है? क्या विक्की कौशल हो गया। वैसे विक्की कौशल का जो गाना है वो पंजाबी गाना बहुत डांस करते हैं, गाड़ी वाला जो गाना होता है, तो उसमें विक्की कौशल है। फिट इंडिया के आइकन कौन बने हैं? फिट इंडिया आइकन के आयुष्मान खुराना है फिट इंडिया के। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया गया है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। स्केचर्स क्या है? एक जूता की कंपनी है। SKETCHER स्केचर्स। ये क्या है? शूज़ कंपनी है। क्या है? शूज़ कंपनी है। तो इसमें कौन है? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन दोनों बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन है। इंडिया गेट बासमती चावल का था कि चावल सबसे पुराना चावल कौन होता है? तो पुराना चावल अमिताभ बच्चन है। कहा था ना कि काम करने में सबसे पुराना चावल कहा जाता है। तो वे हो गए हैं। फिक्की के किसका? फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना बने हैं। फिक्की फ्रेम्स में कौन है? आयुष्मान खुराना है। प्यूमा के कौन बने हैं जी? PV सिंधु। प्यूमा पी से PV सिंधु, पी से PV सिंधु बन गई हैं। खो खो के कौन बने हैं? तो खो खो के सलमान खान बने हैं। अब इसका वर्ल्ड कप भी हुआ था खो खो का, तो उसमें सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए कौन बने? साइबर अपराध के लिए रश्मिका मंदाना। और इसीलिए क्योंकि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक जो वीडियो बनाया गया तो इन्होंने साइबर केस किया था, तो इसीलिए इन्हीं को क्या बनाया गया? साइबर अपराध के लिए समन्वय केंद्र के लिए बनाया गया है। इनको एम्बेसडर बनाया गया है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कौन बनी है? मनु भाकर। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कौन बनी है? मनु भाकर है। तो कहता है मनु भाकर क्या है? तीरंदाज है ना जी। तीरंदाजी है, ये तीरंदाज है। और तीर मार के पूरा समुद्र सुखा देंगे। रामायण में क्या होता था? तीर मार के पूरा समुद्र सुखा दिया जाता था। तो अभी उसी पतन पोत परिवहन जल मार्ग में है। जल मार्ग मतलब समुद्र से होता है। तो कौन बने हैं? मनु भाकर जी बने हैं। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी बन गए। हमारे बिहार के जो है पंकज त्रिपाठी जी है। ये पंकज त्रिपाठी के बारे में पता है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को 12th के बाद एक बार पूरा भारत घूमना चाहिए। तो मध्य प्रदेश ज़रूर घूमने चाहिए, क्या कि यहाँ पे इंदौर सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन घूमने के लिए कौन बोलेंगे जी? पंकज त्रिपाठी बोलते ही हैं। थाईलैंड के पर्यटन विभाग में कौन बन गए? थाईलैंड के बन गए सोनू सूद। मालदीव के कैटरीना कैफ है। और थाईलैंड के कौन है? थाईलैंड के कौन बन गए? सोनू सूद बन गए थाईलैंड के। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव है। और एक फिट इंडिया के लिए भी थे ना जी, आयुष्मान खुराना भी थे फिट इंडिया के लिए। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन, एक देखिए फिट इंडिया आइकन है आयुष्मान खुराना, और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए नरेंद्र कुमार यादव है। नरेंद्र कुमार यादव आई थिंक एक IAS ऑफिसर है नरेंद्र कुमार यादव। ये पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किए थे शायद। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। सिट्रोन CITRON सिट्रोन होता है, एक कंपनी है,
इसका लोगो कुछ ऐसा ही कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके कुछ सिट्रॉन लिखा रहता है। एक रेनॉल्ड्स का आइकन ऐसा है, रेनॉल्ड्स का, सिट्रॉन का बीच में सी लिखा रहता है। तो सिट्रॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? MS धोनी जी बन गए हैं। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। मोटो जीपी जो कार रेसिंग जो होता है, तो मोटो जीपी जो कार रेसिंग करने के लिए कौन है? शिखर धवन है। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? PV सिंधु। तो मोटो जीपी की कौन है? मोटो जीपी जो है, मोटो जीपी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? मोटो जीपी के शिखर धवन है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए कहा था PV सिंधु जी। सिंधु जी जो है PV सिंधु, तब पीने से मना कर रहे हैं। तंबाकू क्या होता है? खाया भी जाता है, तंबाकू पिया भी जाता है। एक जो होता है, जो गांजा में इसे डाल के जो पीते हैं, तो पिया भी जाता है। तो तंबाकू पीने से कौन मना कर रहा है? PV सिंधु पीने से मना कर रही हैं। ग्रीनडे के बेटर न्यूट्रिशन के, ग्रीनडे क्या है भाई? के बटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बनी है। ये क्या है? बटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु जी बनी है। T20 विश्व कप के कौन ब्रांड एम्बेसडर थे? ये याद रखिएगा। युवराज सिंह भी थे, क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी और उसैन बोल्ट थे। T20 में, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कौन कौन थे? युवराज सिंह थे, ठीक है। फिर कहता है कि फिर कौन था? क्रिस गेल थे, ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी भी थे। कौन थे? शाहिद अफरीदी भी था। और एक और कौन थे? उसैन बोल्ट थे। समझ गए? 4 लोग थे, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और उसैन बोल्ट थे। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के फॉर एवरी चाइल्ड करीना कपूर है। यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा की मनु भाकर बनी है। मनु भाकर की जलयान क्या था उसका नाम, क्या है जी? जल मार्ग के भी है मनु भाकर। बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर, पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपिका पादुकोण। तो कहता है बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिस्लेरी के बन गए दीपिका पादुकोण बन गई है बिस्लेरी के। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। MS धोनी का उनका SBI के भी वही थे। सिट्रॉन का भी MS धोनी है। फिर कहता है कि एक और छक्का मारने वाला क्या चीज़ था? डिटॉल के छक्के छुड़ाने वाले कौन थे? MS धोनी जी थे। रिलायंस जियो मार्ट जो है, उसका भी कौन बने हैं? MS धोनी। जियो मार्ट जो है, जैसे कि इसमें सब सामान खरीदा जाता है, जियो मार्ट का, रिलायंस का है, इसमें कौन बन गए? MS धोनी बने हैं। कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा है। हाँ, तो जो भारत पेट्रोलियम है, BP जिसको बोलते हैं, उसके कौन बने? राहुल द्रविड़ भी है और नीरज चोपड़ा है। राहुल द्रविड़ तो कहता है दीवार स्लो रुक रुक के खेलने वाले हैं, और नीरज चोपड़ा बहुत तेज फेंकने वाले हैं। समझ रहे हैं? एगो रुकने वाले, एगो तेज है। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल से क्या होता है? गाड़ी धीरे भी चलाना है और तेज भी चलाना है। क्या बात हुआ? पेट्रोल में क्या होगा? गाड़ी धीरे भी चलाना है, तो राहुल द्रविड़ तेज चलाना है, नीरज चोपड़ा। रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। रेंगलर जो ब्रांड है कपड़े का है, WRANGLER। रेंगलर जो ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना है। कहता है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन कौन है? हर्बा लाइफ स्मृति मंधाना, ये नहीं पूछेगा। हाँ, त्रिपुरा पर्यटन के कौन बने? सौरभ गांगुली, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा पर्यटन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? जी? विराट कोहली है। PNB के हैं कौन है? विराट कोहली। PNB के कौन है? विराट कोहली है। अब भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर, वन्यजीव ट्रस्ट के हैं दिया मिर्जा। वन्यजीव, ये दिया मिर्जा है, बहुत ही वो है, जानवर को लेकर इनको बहुत प्यार रहता है, तो इनको वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। चलिए एक और फटाफट तेजी में रिवीजन करते हैं फटाफट। डिटॉल के MS धोनी है। कर्नाटक वन विभाग अनिल कुंबले हैं। ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा है। पैरा एथलीट कौन है? कंगना रनौत है। मालदीव के कैटरीना कैफ है। फेडरल बैंक में विद्या बालन जी हैं। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर टाटा मोटर के विक्की कौशल है। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना है, ये तो विक्की कौशल है। स्केचर्स के कौन है? तो स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन हो गया। बासमती चावल के हैं अमिताभ बच्चन जी। फिक्की फ्रेम्स में कौन है? आयुष्मान खुराना है। प्यूमा के कौन है? PV सिंधु है। खो खो के सलमान खान है। भारतीय साइबर अपराध रश्मिका मंधाना है। जलमार्ग में कौन है? तो मनु भाकर है। पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश के पर्यटन कौन है? पंकज त्रिपाठी है। थाईलैंड में कौन है? सोनू सूद है। फिट इंडिया मूवमेंट को है नरेंद्र कुमार यादव जी हैं। फ्रांसीसी कार कहता है सिएट्रॉन के कौन है? MS धोनी है। सिएट्रॉन कहाँ की है? फ्रांस की कार है। सिएट्रॉन कहाँ की कार है? फ्रांस की है।
मोटो जीपी शिखर धवन है, तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु है, ग्रेनेड न्यूट्रिशन के लिए भी पीवी सिंधु है, T20 विश्व कप में युवराज सिंह हो गए, क्रिस गेल हो गए, शाहिद अफरीदी हो गया, उसैन बोल्ट हो गए। यूनिसेफ इंडिया के कौन है, यूनिसेफ के लिए कौन है, करीना कपूर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मनु भाकर हरियाणा के लिए है। बिस्लेरी की दीपिका पादुकोण है। SBI के MS धोनी है। रिलायंस जियो मार्ट भी MS धोनी है। भारत पेट्रोलियम में कौन है, तो राहुल द्रविड़ है, नीरज चोपड़ा है। रेंगलर के कौन है, स्मृति मंदाना है। त्रिपुरा के कौन है, सौरभ गांगुली है। पंजाब के कौन है, विराट कोहली है। वन्य जीव कौन है, दिया मिर्जा जी है। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम देखते हैं क्या क्या हुआ है जी, वो पढ़ते हैं। तो कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च को किया गया था, 16 मार्च 2024 को। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गया। तो घोषणा कब हुआ था जी, 16 मार्च को। घोषणा कब हुआ, 16 मार्च को घोषणा हुआ था। रिजल्ट निकला था 4 जून को, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है कितने चरण में एग्जाम हुआ था। कहता है 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरण में हुआ था। और नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। तो ये कहता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ था, ठीक है। याद देखिए 16 मार्च हुआ था को घोषणा, 19 अप्रैल से इलेक्शन हुआ, फिर 1 जून तक इलेक्शन चला, 4 जून को रिजल्ट आया, 7 चरण में हुआ था। समझ गए, 16 मार्च, 19 अप्रैल, 1 जून, 4 जून, 7 चरण। तो बीजेपी को कितनी मिली थी जी, बीजेपी को 240 सीट मिला है और वोट 36.5% मिला है। वोट का परसेंट कितना है, तो 36.5%। समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से देगा तो 36% जो 36.5% है, इतना लोग ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। आगे देखते हैं, कांग्रेस का है तो 99 सीट मिला कांग्रेस को, 21.19% मिला है। तो बीजेपी को 36% मिला है, INC को 21% मिला है। समाजवादी पार्टी कितना 37 सीट लाया, इसमें लगभग 4.5% इसको वोट मिला है। AITC को 29 सीट आया है और ये 4.37% मिला है। DMK को 22 सीट मिला है, ये 1.8% हुआ है। फिर कहता है कि JDP को 16% में 16 सीट मिला है और जदयू बिहार के जो है उसको 12 सीट मिला है 1.25% के साथ। और अपना LJP जो था उसको 5 सीट मिला है। कुल मतदाता कितना रहा है, 65.79% रहा, ये याद रखिएगा। तो टोटल वोटिंग कितना हुआ, 65.79% वोटिंग हुआ और इसमें 36% लगभग जो दिया गया बीजेपी को। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, ये याद रखना है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 84%, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके बाद असम में हुआ 81% हुआ है। राज्य में असम हो गया और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में हुआ है। सबसे कम बिहार में हुआ 56.19% हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी 56.5% हुआ है। समझ रहे हैं, तो ये याद रखिए। लक्षद्वीप में कितना हुआ, 84%, लक्षद्वीप में 84 हुआ, असम में 81% हुआ, बिहार में सबसे कम हुआ था 56.1 और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 56.58 था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। तो औसत आयु कितना है, 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्र दराज सांसद DMK TR बालू हैं, 82 वर्ष के हैं, अब 83 के हो चुके हैं। कुल 74 महिला सांसद है विजयी घोषित हुई है, जिसमें विगत लोकसभा चुनाव से 78 महिला सांसद से 4 कम ही है, इस बार 4 कम हो गई महिला सांसद में, ठीक है। लोकसभा में 19 में जीते गए वे 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। तो जो ये कितना 216 जो पुराने आ गए हैं, 216 तो पुराने वाले आ गए, समझ गए। तो कहता है कि जो औसत आयु कितना है, औसत आयु 56 वर्ष है और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। सबसे जो DMK के को है वो कहता है TR बालू है 82 वर्ष के। TR बालू कितने हैं, 82 वर्ष के हैं। 74 महिला सांसद गई है, पिछले साल 78 थी, 216 तो पुराने वाले आ गए हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों का आपराधिक मामले दर्ज हैं, 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हुए हैं, निर्दलीय 24 मुस्लिम हैं और 3 बौद्ध सांसद भी हैं, ये याद रखना है। तो ठीक है, 18वीं लोकसभा के चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड हुए हैं। इंदौर लोकसभा में पहला हुआ है कि भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी को सर्वाधिक 12,26,000 वोट से वोट प्राप्त हुए, 12 लाख सर्वाधिक 12,26,000। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट के अंतर से 11,75,000 वोट से पराजित किया है। शंकर लालवानी को ने ये बसपा के संजय सोलंकी को। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,000 वोट नोटा प्राप्त हुआ है, यह अभी भी सबसे ज़्यादा मिला है, नोटा सबसे ज़्यादा, ठीक है। गोपालगंज 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,000 मत मिले थे। पिछले बार कहाँ, गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज में मिला था। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। नरेंद्र मोदी
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं फिर से। क्या हो गया टोटल, हाँ तो 216 तो पुराना ही थे। 46% सांसदों पर आपराधिक मामला है, 7 निर्दलीय बने हैं, 24 गो मुस्लिम हैं और 3 गो बौद्ध है। 7 निर्दलीय, एक तो बिहार के अपने पप्पू यादव भी हैं, बिहार के निर्दलीय जीते हैं। मुस्लिम 24 गो है और बौद्ध 3 गो है। कहता है कि इंदौर लोकसभा में 3 नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहला शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा 12,26,000 वोट मिला है और बसपा के संजय सोलंकी को हराए हैं 11,75,000 वोट से और 2,18,000 नोटा भी इसको यहाँ मिला है। और कहता है कि नोटा सर्वाधिक पहले बिहार के गोपालगंज में था। मुकेश दलाल कहाँ, सूरत से निर्विरोध चुने गए हैं। सूरत से निर्विरोध मुकेश दलाल चुने गए हैं। चलिए उत्पादों को जीआई टैग जो मिला, जीआई टैग देखना है हम लोग को। क्या देखना है, जीआई टैग देखना है अब हम लोग को। बहुत तेजी तेजी बोलते हैं जी भैया, हम मुँह दर्द कर जाता है। बिहार से भी किसी को जीआई टैग मिला है इस बार? बिहार का तो कहीं नाम नहीं दिख रहा है, बिहार को नहीं मिला है कोई जीआई टैग फिलहाल में। खेल है फिर पद्म पुरस्कार है। जीआई टैग कहाँ कहाँ का मिला है वो देख लेते हैं हम लोग। जीआई टैग देखने वाले हैं। तो कहता है गोवा का जो फेनी जो है, वो जो फेनी मादक पदार्थ है वो गोवा का है। उसको फेनी कहाँ का है, गोवा का है, उसको मादक पदार्थ को मिला है। कहता है सांगरी बीन एक फली है। सांगरी बीन कहाँ है, राजस्थान का है। सांगरी बीन कहाँ है, राजस्थान का सांगरी बीन है। तो फेनी तो गोवा का है, सांगरी बीन कहाँ है, राजस्थान का है। कन्नडैप्पा आदिवासी हस्तकला है। कन्नडैप्पा जो है वो केरल का है, ये आदिवासी हस्तकला है। कन्नडैप्पा जो है केरल का तो है, ये क्या है, ये हस्तकला है। कहता है हैंड, हाथ का बनाया हुआ वो है। रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम मेघालय को मिला गया है। तो गारो खांसी जयंतिया है, तो गारो खांसी जयंतिया तो खांसी हैंडलूम हो गया। और गारो खांसी जयंतिया रिंडिया सिल्क, रिंडिया सिल्क कहाँ का है, तो वो मेघालय का है। बनारसी शहनाई हो गया और बनारसी तबला हो गया। शहनाई और तबला बनारसी उत्तर प्रदेश का है, तो बच्ची की है। नोलेन गुण संदेश मिठाई है। नोलेन गुण संदेश कहाँ है, पश्चिम बंगाल का नोलेन गुण संदेश है। कहता है कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलई फूलमाला तमिलनाडु का है। तो ये कहाँ का है, कुंभकोनम पान के पत्ते, पान का पत्ता है। एगो बनारसी पान तो वो तो यहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ये कुंभकोनम पान के पत्ता है और थोबलाई फूल माला है, तो तमिलनाडु का क्या है, कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला कहाँ है, तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च जिसको कहता है वारंगल चपाता मिर्च या टमाटर मिर्च है, वो कहाँ का है, आपका तेलंगाना का है। वारंगल चपाता मिर्च और तेलंगाना मिर्च। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ, गुजरात का है। ब्लॉक प्रिंट, तो ब्लॉक प्रिंट समझ रहे हैं ना। ओजोन फेनी गोवा का, सांगरी बीन राजस्थान का। ठीक है, एक बार उसे रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या सौदागरी जो ब्लॉक प्रिंट है वो गुजरात का ही, कपड़े पे पेंटिंग का था, उसको प्रिंट करने में। तो गुजरात में कपड़ा बहुत होता है ना, अहमदाबाद में, इसीलिए। आसाम में तो बहुत कुछ मिला भाई। बोडो जौ ग्वारन चावल बियर है, सब बियर ही हैं। बोडो जौ ग्वारन मैब जौ बिडवी चावल बियर ये भी है। बोडो जौ ग्वारन मैड जौ बिजवी, बोडो जौ गीसी, बोडो नफाम, बोडो ओखला, बोडो क्वाखा, बोडो नाजी, बोडो औरनई, ये सब बोडो जो है सब आसाम का मिला है। लेकिन इसमें ये पूछेगा कि ज्वारन क्या है, चावल बियर है। बिडवी चावल बियर है। नफाम क्या है, खाद्य पदार्थ है। ओडला खाद्य पदार्थ है। ओरोनाई क्या है, तो पारंपरिक वस्त्र है। बोडो ओरोनाई जो है वो पारंपरिक वस्त्र है। तो आसाम का तो बहुत कुछ मिल गया है जी, देख रहे हैं सब। बोडो से जो शुरू हो रहा है वो आसाम का ही है। मैब जौ बिडवी तो मतलब आसाम से बहुत ज़्यादा मिला है। और एक पारंपरिक वस्त्र का नाम क्या है, अरनोई नाम है। कहता है शामली जिले के गुण, तो कहता है कि शामली जिले के गुण कहाँ के है, उत्तर प्रदेश का है। शामली जिले के गुण कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। कहता है अंबाजी वाइट मार्बल और अजरख प्रिंट कच्छ में, गुजरात का है। तो अंबाजी वाइट मार्बल जो है वो गुजरात का है। गुजरात में कच्छ में उजला उजला होता है ना ज़मीन, है ना, वो कच्छ में क्या होता है, उजला ज़मीन होता है एकदम। तो वो वाइट मार्बल कहाँ पे है, तो गुजरात का है। और अजरक कच्छ प्रिंट जो है वो गुजरात का प्रिंट वाला चीज़ है।
महाराष्ट्र का क्या है? मिराज शहर के सितार और तानपुरा। मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसका तबला और शहनाई था, तबला और शहनाई था उत्तर प्रदेश का। और ये क्या हो गया? सितार और तानपुरा महाराष्ट्र का हो गया। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में है। कठिया गेहूँ कहाँ है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है। और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी का है। तो होता है कठिया गेहूँ, कठिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। खटिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है। और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी का है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प का है, वाराणसी का है। गोंड पेंटिंग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश होगा गोंड। रतलाम रियावान लहसुन कहाँ का है? तो भी मध्य प्रदेश का है। रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प आंध्र प्रदेश का है। माजुली मास्क हो गया, मुखौटा या माजुली पांडुलिपि कहाँ है? आसाम में है। माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ है? आसाम का है। माता बारी पेड़ा त्रिपुरा। रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल कहाँ है? पचरा टेक्सटाइल त्रिपुरा। और रीसा आदिवासी पोशाक भी है, वो भी त्रिपुरा में है। समझ गए? तो माताबारी पेड़ा कहाँ है? माताबारी पेड़ा कहाँ है? त्रिपुरा का है। रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल कहाँ है? त्रिपुरा का है। पचरा टेक्सटाइल और रीसा आदिवासी जो पोशाक है वो भी त्रिपुरा का है। एगो आदिवासी पोशाक आसाम का भी दिया गया था। कहता है चांदी तारकाशी या सिल्वर फिलिग्री, चांदी तारकाशी या सिल्वर फिलिग्री कहाँ का है? उड़ीसा का है। चांदी तारकाशी और सिल्वर फिलिग्री। फिर सांझी क्राफ्ट मथुरा का है, उत्तर प्रदेश। सांझी क्राफ्ट। लौंग लता और लाल पेड़ा उत्तर प्रदेश में। लौंग लता लाल पेड़ा हो गया बनारसी पान हो गया। तिरंगा बर्फी हो गया। ढलुआ मूर्ति शिल्प हो गया, सब यूपी का हो गया। कच्छी खारेक खजूर, कच्छी खारेक खजूर कहाँ? गुजरात का है। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू उत्तर प्रदेश का। हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू कहाँ? उत्तर प्रदेश का है। चलिए एक बार फटाक से इसको रिवीजन मारते हैं। फेनी कहाँ का है? गोवा का है। सांगरी बीन राजस्थान का है। कन्नडियप्पा आदिवासी हस्तकला है, केरल का है। रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम मेघालय का है। बनारसी शाही और तबला कहाँ? यूपी का है। नोलेन गुण संदेश कहाँ है? पश्चिम बंगाल का है। कुंभकोर्ण पान के पत्ते हो गया तमिलनाडु। और थाबे फुलबाई थोबलई फूल माला कहाँ है? तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च और टमाटर मिर्च, मिर्च कहाँ है? मिर्च तेल में छनना है। वारंगल चपाता मिर्च हो गया, टमाटर मिर्च, मिर्च कहाँ? तेल में छनेगा। समझ गए? फिर सौदागी ब्लॉक प्रिंट कहाँ है? गुजरात का है। फिर कहता बोडो जौ ग्वारन मैप जौ बिडवी जौ गीसी, बोडो नाम से जो भी आएगा सब कहाँ है? आसाम का है। और वो बोडो अरनोई हुए है, वो वस्त्र है, अरुनोई। फिर कहता शामली जिले के गुण, गुण कहाँ के है? उत्तर प्रदेश का है। अंबाजी वाइट मार्बल कहाँ का है? गुजरात का है। अजरख प्रिंट है, वो भी गुजरात का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ है? महाराष्ट्र का है। कठिया गेहूँ हो गया। तिरंगा बर्फी हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। ढलुआ मूर्ति वाराणसी का हो गया। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। रतलाम रियावान लहसुन, लहसुन मध्य प्रदेश में। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नरसापुर क्रोशिया लेप शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। माजुली मास्क और माजुली मांडुलिपि पांडुलिपि आसाम का है। मातावारी पेड़ा रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल और रीसा आदिवासी पोशाक त्रिपुरा का है। चंदवारी चांदी तरकाशी और सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा का है। सांझी क्राफ्ट भी यूपी का है। लौंग लता लाल पेड़ा उत्तर प्रदेश का है। कारेक खजूर कहाँ का? गुजरात का है। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू यूपी का है। आगामी लक्ष्य देखना है भैया, कहाँ का क्या लक्ष्य है हमारा। एक मिनट रुकिए जरा सा, मुंह दर्द कर गया।
भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आगामी लक्ष्य क्या क्या है वो देखना है, समझ गए। तो बोल रहा है कि यूरिया हम लोग मंगाना बंद कर देंगे। अभी यूरिया हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो उसको बंद करने का लक्ष्य रखा गया इसी साल 2025 में हम लोग यूरिया मंगाना बंद कर देंगे। यूरिया को मंगाना 2025 में। देखो इस तरह के याद करो कि 2025 में क्या क्या करेंगे। यूरिया बनाना बंद कर देंगे। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण किया जाएगा। कहता है कि यूरिया बनाएंगे और जो रोग हो रहा है, फुट और माउथ रोग हो रहा है पशु में, उसको 2025 में बंद करेंगे। और रोग को ख़त्म करने का जो रखा है वो 2030 रखा रहेगा, लेकिन रोकने अभी 25 में रोक देंगे। ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे सब गाँव में 2025 में। टीबी गाँव में टीबी मुक्त कर देना है, तो कहता है 2025 में। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी रखा गया 2025 में। तो 25 में 5 लक्ष्य रखा गया, समझ रही है। पहला है यूरिया बंद करना है, पशु को कोई बीमारी नहीं होने देंगे। इस तरीके से याद रखिए कि पहला क्या है, यूरिया को बंद करना है। 2025 में क्या क्या काम करना है, तो 25 का जो काम है सब गांव से रिलेटेड है, ये याद रखिए। कैसे ट्रिक है वो समझिए। तो गांव में कहता है खेतों के लिए यूरिया बंद करेंगे। गांव में जानवरों का जो जानवर है उसका रोग है उसको रोक लगाएंगे, ख़त्म करेंगे। कब ख़त्म तो होगा रोग जो है वो 2030 में ख़त्म होगा, लेकिन गाँव में ये लगा देंगे। गाँव में क्या हो रहा है कि हम ऑप्टिकल फाइबर भी पहुँचा देंगे इसी साल। सब 2025 में गाँव का रिलेटेड है। गांव में लोगों को टीबी होता है तो गांव में टीबी रोग मुक्त कर देंगे। और गांव का जो खेती होता है उससे जो हमारा एथेनॉल निकलता है, तो उस एथेनॉल को 20% हम लोग मिलाएंगे पेट्रोल में, ये भी 2025 में काम कर दिया जाएगा। तो गांव से रिलेटेड जो भी काम है सब हम लोग 2025 में ख़त्म कर देंगे। यूरिया आयात हो जाएगा 25 में, पशु में फुट माउथ रोग 25 में, ऑप्टिकल फाइबर 25 में, टीबी मुक्त बनाएंगे 25 में, एथेनॉल 20% 25 में। 26 में क्या है, नक्सलवाद समाप्त करना होगा। नक्सलवाद जो है वो 26 मार्च 2026 तक रखा गया है। देखो तो नक्सलवाद कहाँ सबसे ज़्यादा है पता है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भी है। अभी देखा जाए इंडिया में तो छत्तीसगढ़ में 26 में इसको हटा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से 26 में इसको हटा दिया जाएगा मार्च 2026 में। कब, मार्च 2026 में। 26 में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो नक्सलवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और 26 में इसको ख़त्म कर देना है। भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना। डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28 में रखा गया है। कहता है $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। क्या चीज़, डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात हो रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था कब बनाएंगे, 2027-28 में हम लोग $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बना लेंगे। तो डिजिटल बनाने अभी 2027-28 की बात हो रहा है, 27-28 की बात हो रहा है। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा जी, चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2028 में, ये याद रखिएगा। चंद्रयान 4 कब अब लॉन्च होगा, तो 2028 में होगा। कहीं कहीं पे हमको एक जगह 2027 भी देखा पढ़ने को मिला था, लेकिन 2027 नहीं होगा बल्कि 2028 में ही होगा, ये याद रखिएगा। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 300 मीट्रिक टन कब हो जाएगा, 2030 में। 300 मीट्रिक टन 2030 में हो जाएगा। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का है 2030 में। तो कहता है इस्पात की बात कर रहा है तो 30 में भी होगा 300 मीट्रिक टन, और 100 मीट्रिक टन कोयला भी है गैसीकरण, वो भी 2030 में ही है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, अक्षय ऊर्जा, वो भी 2030 में है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो भी 2030 में है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी 2030 में है। 2030 में बहुत लक्ष्य रख दिए हैं जी हम लोग। देखिए 2030 में क्या क्या है, चंद्रयान का तो बड़ा पता चल गया ना, चंद्रयान 2028 में होने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। आता है 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता। इस्पात कितना, देखिए सब 300, 100, 500, 280 ऐसा जो है सब 2030 का है।
300 मीट्रिक टन कब होगा? 2030 में। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का कितना? 100 मीट्रिक टन 2030 में। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा 2030 में, 500 गीगावाट। अच्छा, सवाल उल्टा भी दे सकता है, पूछेगा कि 2030 तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है? 100, 200, 400, 500। तो अगर वो अक्षय ऊर्जा की बात करेगा तो 500, इस्पात 300, कोयला 100, सौर ऊर्जा 280, सौर ऊर्जा 280 है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना है। कपड़ा निर्यात को कितना बढ़ाना है? 3 गुना 2030 में। 3 गुना कपड़ा जो भेज रहे हैं उसको 3 गुना कब तक करना है? 2030 में। 3 गुना 2030 में। कहता है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है 2030 तक। एक तो कार्बन न्यूट्रलिटी तो 2070 तो ही होगा, कहीं पर नीचे लिखा होगा 2070 का। देखो नेट जीरो या शून्य कार्बन का करने का लक्ष्य 2070 तो ही है, लेकिन इसमें बोल रहा है 1 अरब टन की कमी करना है उत्सर्जन में। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब होगा? 2030 में हो जाएगा 1 अरब टन की कमी। 1 अरब टन 2030 में। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 में, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 में हो जाएगा। कहता है भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया को ख़त्म कर देना है 2030 में। मलेरिया ख़त्म कर देना है 2030 में। HIV एड्स को भी ख़त्म कर देना है 2030 में। रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है 2030 में। रेलवे को, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का 2030 हो गया। समझ गए? 30 वाला इतना कहानी देख लिए, एक बार फिर से 30 पढ़ लेते हैं। 300 मीट्रिक टन 30 में, 100 मीट्रिक टन कोयला 30 में, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 30 में, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा 30 में, कपड़ा निर्यात को 3 गुना 30 में, कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 में, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 30 में, मलेरिया और HIV को ख़त्म करा जाएगा 30 में, रेलवे का नेट जीरो या ग्रीन रेलवे बनाने का 30 में। 35 में एक ही वो है, 35 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना करने का जो है 2035 का लक्ष्य है, एक ही है। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना करने का लक्ष्य 2035 है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष उतारने का लक्ष्य क्या है? 2040 है। चंद्रमा पर जो जाएगा आदमी होगा तो 2040 में जाएगा। कब जाएगा? चंद्रमा पर आदमी है, आदमी कब जाएगा? आदमी जाएगा 2040 में चंद्रमा पर। कब जाएगा? 2040 में जाएगा, 2040 में चंद्रमा पर चल जाएगा। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन बनाने का रखा है। 3 ट्रिलियन डॉलर का 2047 में रखा गया है। 3 ट्रिलियन डॉलर तो अभी हमारा इंडिया का हुआ है, 3 ट्रिलियन डॉलर नहीं, 3 से 4 ट्रिलियन हो गया, समझ गया है। तो ये बोल रहा है कि हम अपने राज्य का ही बना देंगे। तेलंगाना सरकार 3 ट्रिलियन डॉलर कब तक रखा है? 2047 तक। ठीक है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 में। 2047 तो ठीक ही आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या है। 2047 बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 2047 है। तो 2047 में क्या क्या हो गया? तो पहला कि तेलंगाना सरकार बोल दिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन बना देंगे 2047 में। परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगाटन बनाने का भी लक्ष्य रखा गया 2047 में। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 में। कहता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य है, HFC हो गया। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC है उसको 80% तक कम करना है। कब? 2047 में 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। कहता है HFC को 80% करना के लिए लक्ष्य रखा गया 2047 में। हाँ, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है यहाँ पे। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब रखा गया? 2047 में। ऊर्जा स्वतंत्र हो गया या आत्मनिर्भर बनाने का जो रखा गया 2047 में। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता भी 2047 में होगा, तब तो ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा होगा। मुंबई शहर को शून्य कार्बन 2050 में, मुंबई शहर को शून्य कार्बन बनाया जाएगा 2050 में। और भारत का नेट जीरो तो 2070 है ये है। तो भारत का नेट जीरो 2070, मुंबई का कितना नेट जीरो 2050, और रेलवे का जो था 2030 था ना जी। रेलवे वाला नहीं, रेलवे वाला कहाँ गया जी? भारतीय रेलवे का 2030 था। रेलवे का नेट जीरो कितना है? 2030, मुंबई का 2050 और भारत का 2070। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024 के चर्चित पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। क्या है चर्चित पुरस्कार, क्या क्या में मिला है, किसी से साहित्य संबंधी है, क्या क्या है वो भी देखना है।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी देखना है, पद्म पुरस्कार भी देखना है। चलिए साहित्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं पहले। तो कहता है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, बाल साहित्य किसको दिया गया, बच्चा लोग में किसको दिया, पहले बाल साहित्य देख लेते हैं। तो कहता है हिंदी के लिए मिला सुशील शुक्ल को मिला है। कहता है लघु कथाएं 1/12 है, लघु कथाएं का नाम क्या है 1/12। तो जो बच्चा है वो बच्चा बहुत सुशील है, तो सुशील शुक्ल जो बच्चा है, शुक्ला जी का जो बच्चा है वो सुशील है, उसको साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और अन्य तथ्य क्या है, कहता है बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में देता है। ऐसे तो 8वीं सूची में 22 ही भाषा है, लेकिन जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो कितने भाषा में दिया जाता है, 24 में दिया जाता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात होता है, तो युवा में कौन है, पार्वती तिर्की। फिर उगना, कविता संग्रह का नाम क्या है, फिर उगना। तो जो कहता है बच्चा कौन है, सुशील शुक्ल हो गया। फिर कहता है युवा पुरस्कार किसको मिला हिंदी में, पार्वती तिर्की को। पार्वती जी युवा पुरस्कार किसको मिला, पार्वती तिर्की को मिला है। और ये 23 भाषा में दिया जाता है। ये कितने भाषा में दिया जाता है, 23 भाषा में। बच्चा को एक भाषा ज़्यादा है, 24 भाषा। युवा को कितना है, 23 भाषा में दिया गया है। ठीक है। साहित्य अकादमी 2024 का देख लेते हैं, 23 क्यों देखें, 24 देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का देखते हैं। कहता है कि हिंदी भाषा में किसको, गगन गिल को दिया गया है। और 23 में दिया था संजीव को दिया गया था। तो 24 में किसको दिया है, गगन गिल को। कविता का संग्रह जब तक आई बाहर, तो गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए मिला है। गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए मिला है। मैथिली भाषा के लिए किसको मिला है, महेंद्र मंगालिया। मैथिली के लिए कौन मिला, महेंद्र मंगालिया को मिला है। तो हिंदी के लिए किसको मिला, हिंदी को मिला गगन गिल को मिला। हिंदी के लिए किसको मिला, गगन गिल को मिला है। मैथिली के लिए महेंद्र मंगालिया को मिला है। इनका प्रबंध संग्रह, निबंध क्या नाम था, प्रबंध संग्रह। और संजीव कुमार थे पहले, बासुकीनाथ झा को मिला था। अंग्रेजी में स्टारिन कीरे को मिला है। और उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया गया है स्टरीन कीरे को दिया गया है। तो हिंदी में गगन गिल हो गया, मैथिली में महेंद्र मंगालिया हो गया, और अंग्रेजी में स्टरीन कीरे को मिला गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, बानो मुश्ताक हैं, भारत की हैं विजेता। कृति हार्ट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह है, ये कन्नड़ में है। और अनुवादक दीपा भस्ती ने अनुवाद किया है। और पहली कन्नड़ कृति जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया, कन्नड़ कृति है ये। तो इसमें देखिए, ये याद रखिए, मैन बुकर किसको मिला है, मैन बुकर मिला बानो मुश्ताक हैं, बाहर को हैं, भारत की हैं। हार्ट लैम्प इनका पुस्तक का नाम है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और इनके अनुवादक कौन है, तो दीपा भस्ती। क्या नाम है, अनुवादक का नाम है दीपा भस्ती। और ये पहली कन्नड़ है जिसको बुकर पुरस्कार चुना गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और 24 वाला नहीं पूछा जाएगा, 25 आएंगे, या तो 24 क्यों पूछेगा। फिर बुकर पुरस्कार 2025 के बाद 24 इसमें भी है, मैन बुकर है, ये बुकर पुरस्कार 2024 का देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार में कहते हैं समंथा हार्वे को दिया गया। विजेता कौन है, समंथा हार्वे। बुकर पुरस्कार देखो, एक वो है मैन बुकर, तो मैन बुकर में किसको मिला है, मैन बुकर में मिला है बानो मुश्ताक को। एक बुकर पुरस्कार 2024 है, उसको समंथा हार्वे को मिला है। और यह कृति क्या है, ऑर्बिटल। इनका कृति का नाम क्या है, ऑर्बिटल। समंथा हार्वे ने ऑर्बिटल लिखा है बुकर पुरस्कार के लिए। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन का वर्णन है। ऑर्बिटल क्या है, तो अंतरिक्ष यात्रियों का वर्णन है। ऑर्बिटल क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों का वर्णन है। 6 अंतरिक्ष यात्री के बारे में कहानी लिखा गया है, ठीक है। फिर जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ, लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ द लाइफ है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया उपमन्यु चटर्जी को, समझ गए। तो इसमें देखिए ये सबको देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी किसको दिया गया है, बाल पुरस्कार किसको दिया है, सुशील शुक्ल को दिया गया है। और इसमें 24 भाषा में दिया जाता है। युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया है, 23 भाषा में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल है हिंदी के लिए, मैथिली के लिए महेंद्र मंगालिया जी हैं, और अंग्रेजी के लिए स्टीन कीरे जी हैं। फिर कहता है कि पुस्तक गगन गिल मैथिली के लिए कहता है प्रवाह निबंध हो गया, जब तक मैं आई बाहर हो गया, और स्पिरिट नाइट्स हो गए।
मैन बुकर बानू मुश्ताक को दिए गए। हार्टलैम्प कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दीपा हस्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है। नॉर्मल बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को है और ऑर्बिटर कहानी के लिए दिया गया है। जेसीबी उपमन्यु चटर्जी उनके द्वारा है। लॉरेंजो सर्ची ऑफ द मॉर्निंग ऑफ द लाइफ के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 का 34वां सम्मान है। सरस्वती कितने नंबर का है? 34वां है। महेंद्र महामहोपाध्याय साधु भदेंद्र नाथ को दिया गया है। और कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, संस्कृत पुस्तक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया है। तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है इस बार? तो सरस्वती सम्मान दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भदेंद्र दास को। भदेश दास को दिया गया। नाम कैसा रखे बाबा जी। तो सरस्वती सम्मान दिया गया है भदेश दास को। 34वां सम्मान दिया गया है, ठीक है। फिर व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास, ये भी 34वां है। तो सूर्यबाला को, हिंदी लेखिका है सूर्यबाला। व्यास किसको मिला है? तो सूर्यबाला को मिला है। और कौन देश की बानी? बेनू की डायरी, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान मिला है किसको? भदेंद्र दास को। व्यास मिला है सूर्यबाला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां नंबर का है, किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। पिलित्जर पुरस्कार है वास्तुकला में होता है, वो लियू जियाकुन। पिलित्जर जो होता है वास्तुकला के लिए लियू जियाकुन को दिया गया, चीन का है। और वो पुलित्जर जो होता है वो पत्रकारिता में देता है, वॉशिंगटन पोस्ट है। द न्यूज ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट श्रेणी के लिए, द वॉल जनरल है, नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया। पुलित्जर प्रित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया है, वास्तुकला में दिया था लियाओ जियाकुन को। अब पुलित्जर तो कौन है? पत्रकारिता के लिए। तो याद कैसे रखिएगा कि पत्रकारिता करते करते आपका पुलिस भी आपको नहीं मार सकता है। तो पुलित्जर पुली, इसमें सा की बाकी है, तो पुलिस भी पत्रकारिता वाले को नहीं मार सकता है। जहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार आया तो पत्रकारिता की बात हो जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार किसका बात होता है? पत्रकारिता की बात होता है। और वॉशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर श्रेणी में दिया गया है, वॉशिंगटन पोस्ट को। और द वॉल जनरल है नेशनल रिपोर्टिंग के लिए। तो नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया द वॉल जनरल को लिए, और ब्रेकिंग में वॉशिंगटन को, और नेशनल रिपोर्टिंग में द वॉल जनरल को। समझ गए? अब प्रित्जर में तो लिया जिकुन तो है ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नंबर का है? 59वां नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल थे। व्यास सम्मान सूर्यबाला जी हैं, 34वां नंबर है। सरस्वती सम्मान भदेश दास को दिया गया। अन्य साहित्यिक पुरस्कार तथा इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति बेरेनिका मिशेल बेचेलेट जेरिया को चुना गया है। इन्हें लैंगिक समानता और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत हेतु दिया गया है। तो कहता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया चिली की देखो, इंदिरा गांधी शांति की बात कर रहा है, वो किसको दिया? चिली की पूर्व राष्ट्रपति बेरीना मिशेल बेचेलेट जेरिया चिली की है। जेरिया कहाँ की? चिली की है। उनको इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया 2024 का, लैंगिक समानता के लिए और कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत की है। यूएसए ने क्या है? अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी को उससे सम्मानित किया है, मोदी जी को दिया है। तो कहता है कि जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड मोदी जी को दिया है। कौन दिया है? अमेरिका वाले ने दिया है, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए। तो अल्पसंख्यक उत्थान के लिए अमेरिका ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो दिया, मोदी जी को दिया है। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मातृभूमि जो है वो किसको दिया गया? सारा जोसेफ को दिया गया, केरल के कोझिकोड में। तो मातृभूमि जो साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया है? सारा जोसेफ को दिया गया है, जो केरल के कोझिकोड में जो आयोजन किया गया था। चित्रकला में बेहतर योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान रघुपति भट्ट को दिया है। तो चित्रकला में योगदान के लिए मध्य प्रदेश ने चित्रकला में योगदान के लिए
कालिदास सम्मान रघुपति भट्ट को दिया है। तो कालिदास सम्मान चित्रकला में दिया जाता है, पेंटिंग अच्छा बनाते थे कालिदास जो थे, ऐसे दाढ़ी वाले व्यक्ति जो थे वो अच्छा पेंटिंग बनाते थे, तो पेंटिंग बनाने के लिए उनका रघुपति भट्ट को दिया गया है। सितंबर 24 में सिंगापुर में नानियाज टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के प्रख्याता प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड सिटीज के लिए सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। समझ रहे हैं? तो कहता है कि ये सिंगापुर जो हमारा जो देश है उसका जो साहित्य पुरस्कार है वो एक भारतीय को दिया गया है, और नाम क्या है? प्रशांति राम। नाम क्या है? प्रशांति राम को दिया गया है, और वो अंग्रेजी भाषा में किताब लिखे हैं। कहता है नाइट यार्ड साड़ीज जो है वो लिखे लघु कथा है, कहानी। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। तो 12 नंबर का विश्व हिंदी सम्मान, 12वां नंबर विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेखा को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय भारतीय हैं, उनको दिया भी गया है। 24 में दिया गया था पेन पिंटर, और अभी जो है पेन पिंटर जो है 25 को दिया है लीला अबुकेला को। तो पेन पिंटर जो है किसको दिया गया? लीला अबुकेला है, सूडान स्कॉटिक लेखिका है। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनको योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो होता है कि विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? ममता जी सागर, ये कन्नड़ कवयित्री हैं। ममता जी सागर क्या है? कन्नड़ कवयित्री हैं, उनको विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक संगठन द्वारा सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड को कहता है साहित्यिक संगठन द्वारा जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से क्या है? साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया? रस्किन बॉन्ड को दिया गया। समझ गए? एक पेज और पढ़ना है हम लोग को। राष्ट्रीय खेल और पद्म पुरस्कार तो कम से कम ये देख लिया जाएगा। एक पेज और, कम से कम 4 पेज का टारगेट लेके चल रहे हैं, 4 पेज करके ख़त्म करना होगा हम लोग को। और अभी हम लोग कितना करना है वो देखते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? ये हो गया। चर्चित पुरस्कार देखी तो रहे थे, ये यहाँ तक हो गया अभी। अच्छा है, इसमें और भी बहुत चीज़ें रख दिया गया है, तो ये भी और चलेगा, 30 पेज तक है। और हमको कहाँ तक आना है? के बाद 65 तक आना है। 4 पेज का टारगेट रख रहे हैं डेली, तो अभी 24 पेज में है, और तो अभी लगभग 41 पेज है, मतलब 10 दिन कम से कम लगेगा इसको और ख़त्म करने में। आज 13 तारीख है, तो 23 तारीख तक हम ये ख़त्म कर पाएंगे। और 23 के बाद ये जो हमारा जो इसमें जो है 18 जो है, ये हम लोग 4 वो का टारगेट लेके चलेंगे, तो 6 दिन में फिर इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। तो 10 और 6 16 दिन में हम ये किताब को आपको पूरा ख़त्म करके दे देंगे। मतलब आप 31 अगस्त तक ये किताब ख़त्म कर दिया जाएगा। कितने तक? 31 अगस्त तक किताब को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। चलिए एक पेज और है, वो कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से देखिए 2024 में दिया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। 2024 में क्या दिया गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल दिया जाता है, और 2024 में कुल 47 पुरस्कार दिया गया है। 24 में कितना पुरस्कार दिया गया जी? 2024 में 47 पुरस्कार हो रहा है। 2024 में 47 पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो पहले ना था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसमें 25 लाख रुपया इनाम है। तो किसको किसको दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 4 लोगों को। डॉक्टर डी गुकेश को, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, उनको भी दिया गया है। डी गुकेश, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मनु भाकर निशानेबाजी। तो ये कहता कि खेल में सबसे बड़ा है, खेल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को दिया है। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया है।
डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर। इसमें 25 लाख रुपया इनाम दिया जाता है मेजर ध्यानचंद में। अर्जुन अवार्ड की जो राशि है, अर्जुन अवार्ड की राशि कितना है, 15 लाख रुपया है। अर्जुन अवार्ड की राशि कितना है, 15 लाख रुपया है। और कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है इस बार। तो आपका तो ये मेजर ध्यानचंद 4 को और अर्जुन अवार्ड कितने को, 32 लोगों को दिया गया है, 15 लाख रुपया। खेल है और उनका कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम दिया गया है वो देख लीजिए। कहता है एथलेटिक्स में किसको किसको दिया गया है। एथलेटिक्स में दिया गया है ज्योति याराजी और अन्नू रानी को। एथलेटिक्स में ज्योति याराजी और अन्नू यत्री को। मुक्केबाजी में है नीतू और स्वीटी। मुक्केबाजी में कौन है, नीतू और स्वीटी मुक्केबाजी में की है। शतरंज में बंतिका अग्रवाल, शतरंज की बंतिका अग्रवाल का जी है, शतरंज की खिलाड़ी है बंतिका अग्रवाल। कहता है हॉकी में किसको मिला है, सलीमा टेटे को मिला है, अभिषेक है, संजय है, जर्मनप्रीत है और सुखवीर सिंह है। पैरा तीरंदाजी में किसको मिला है, डॉक्टर श्री राकेश कुमार को दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स में किसको दिया है, प्रीतिपाल, दीवनजी, अजीत, इतना याद है। पैरा बैडमिंटन में नितेश, ये सब नहीं थे। पैरा जूडो में कपिल परमार को दिया गया है। निशानेबाजी में मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस को दिया गया है। निशानेबाजी में स्वप्निल कुशाले और सरबजोत सिंह को दिया गया। निशानेबाजी में स्वप्निल कुशाले, सरबजोत सिंह को दिया गया है। कुश्ती में अमन सहरावत को दिया गया है। तैराकी में साजन प्रकाश को, स्क्वैश में अभय सिंह को दिया गया है। ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये 4 का नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मुकेश, प्रवीण, हरमनप्रीत, मनु भाकर। बाकी अर्जुन 32 लोगों को दिया गया 15 लाख रुपया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दिया था द्रोणाचार्य में भी। कुल 2 व्यक्ति को दिया गया द्रोणाचार्य लाइफ टाइम तथा एस मुरलीधरन बैडमिंटन के हैं और अरमांडो एग्रो कोलाको फुटबॉल के हैं। तो कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। द्रोणाचार्य कितने लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया है। नाम क्या है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन प्लेयर हैं। एस मुरलीधरन क्या है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। मुरलीधरन से क्रिकेट मत लिख दीजिएगा, यही कन्फ्यूजन होता है, क्रिकेट नहीं। मुरलीधरन क्या है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन प्लेयर हैं। और कहा कि मुरलीधरन जो क्रिकेटर हैं वो भारत के नहीं है, मुरलीधरन श्रीलंका के हैं क्रिकेटर, तो कैसे उनको इंडिया में दिया जाएगा। और अरमांडो एग्लो कोलाको जो है वो फुटबॉल प्लेयर है। अरमांडो एग्लो कोलाको फुटबॉल प्लेयर है। द्रोणाचार्य ये तो लाइफ टाइम में हो गया। फिर कहता है द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में किसको है, इसका राशि कितना है, 10 लाख रुपया है। इसमें 3 लोगों को दिया गया है। सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी में है और संदीप सागवान हॉकी में है। संदीप सागवान हॉकी के हैं। अर्जुन पुरस्कार में जो 32 लोगों को दिया गया है उसमें लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को पुरस्कार किया गया है, श्री सुच्चा सिंह को और मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा तैराकी है, ये याद रखिएगा। हाँ, इन पर मूवी बनी थी तो अभी बहुत ये थे। तो कहता है श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो थे वो पैरा तैराकी थे, इनको अर्जुन पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है, श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो कुल तीन विश्वविद्यालय को चुना गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है उसमें कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। फिर कहता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नामक संस्था को दिया गया है। तथा राष्ट्रीय जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन किसको दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। खेल पुरस्कार किसको दिया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। पद्म पुरस्कार की बात देख लेते हैं। तो कहता है पद्म पुरस्कार, इसमें पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण भी होगा और फिर पद्म श्री दिया गया अभी। पद्म श्री 113 लोगों का है। तो कुछ ऐसे ज़्यादा कैसे था जी, 7, 19, 13। तो कहता है पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो 1954 से शुरुआत किया गया, कब से, पहली बार 1954 में। और इस बार 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को, 139 लोग हैं, जिसमें कैसे है 7, 19 और 113, ये है रूट। 7, 19 और 113, 7, 19 और 113 है। 7, 19 और 113 टोटल कितना है, 139 है। 7, 19 और 113, जिसमें महिलाएं कितनी हैं, 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं और 13 मरणोपरांत है। ये भी याद रखना होगा कि किसमें कितना है, 23 महिला है, 23 क्या है, महिला है, 10 को फॉरेन वाले हैं, ठीक है, और 13 क्या है, मरणोपरांत है।
13 क्या है, मरणोपरांत है। तो पद्म विभूषण जो दिया गया वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है दुदुवर नागेश्वरन रेड्डी, ये संबंधित दवा के क्षेत्र से थे और तेलंगाना के हैं। दुदुवर नागेश्वरन जो रेड्डी हैं, रेड्डी जी कहाँ से हैं, तेलंगाना के हैं, दावा से हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले चंडीगढ़ के हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेवर कहाँ के, सार्वजनिक मामले के चंडीगढ़ के हैं। कहता है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जो है वो कला के हैं, गुजरात के हैं। कुमुदिनी लाखिया जो है, कुमुदिनी कला गुजरात की है, कुमुदिनी कला से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के हैं, कर्नाटक के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक के हैं। कहता है कि मरणोपरांत टीएम वासुदेवन नारायण कौन है, साहित्य और शिक्षा केरल के हैं। ये टीएम वासुदेवन नारायण मरणोपरांत दिया गया है, वो साहित्य और शिक्षा के कहाँ, केरल के रहे हैं। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत है, व्यापार उद्योग जापान के हैं। और श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के हैं, बिहार की हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया, 9 लोगों को दिया गया, ये याद रखिएगा। कहते हैं 7, 19 और 113, यही है ना। तो इसमें 19 लोगों को दिया गया है, इतना याद रखना बहुत मुश्किल है। बिहार का कोई है जी क्या, पी.आर. श्रीजेश को क्या दिया गया, खेल में, केरल के हैं ये। पी.आर. श्रीजेश को दिया गया है खेल में को, और कोई खेल के हैं, खेल के नहीं है तो नहीं याद है। सुशील कुमार मोदी बिहार के हैं, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में बिहार के हैं ये। सुशील कुमार मोदी को क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया सुशील कुमार मोदी को, मरणोपरांत बिहार के। और बिहार के किन्हीं को दिया गया है क्या, बिहार वाले थोड़ा देख लीजिएगा, बिहार में उन्हें किन्हीं को दिया गया। 2025 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इतना ही, इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, श्री किशोर कुणाल मरणोपरांत दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किशोर कुणाल को कहता है कैसी के लिए मरणोपरांत दिया गया है। और श्रीमती निर्मला देवी है कला की हैं, उनको भी दिया गया है। चलिए इतना देख लिए हैं। फिल्म संबंधी पुरस्कार है वो यहाँ से कल देख लेंगे, 4-4 पेज का रखते हैं, बोलते बोलते मुंह दर्द कर गया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी